और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत के निधन पर शोक सभा हुई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर शोक सभा में शामिल हुए सीएम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। बच्ची सिंह रावत को सीएम तीरथ ने श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, पार्टी कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि कल बच्ची सिंह रावत का उनका निधन हो गया था ऋषिकेश एम्स में, और आज पार्टी कार्यालय में उन्हें पहले श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद बड़े नेताओं ने कंधा दिया। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत के निधन पर भाजपा कार्यालय में शोक सभा हुई। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत जो तमाम बड़े नेता थे उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो आपको बता दें कि 4 बार के सांसद रहे, 2 बार के विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बच्ची सिंह रावत, और कल ऋषिकेश एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। बीमार चल रहे थे और उनको श्रद्धांजलि देने वालों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत कई नेताओं ने और मंत्री जो थे वो पहुंचे और बच्ची सिंह रावत के निधन पर शोक जताया। तो एक बड़ी राजनीतिक क्षति हुई है भाजपा को उत्तराखंड में, क्योंकि बच्ची सिंह रावत की अगर हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो जमीन से जुड़े नेता थे। 4 बार वो सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। और कल ऋषिकेश एम्स में उनका निधन हुआ था, जिसके बाद बीजेपी का जो कार्यालय है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को नमन किया गया। चाहे हम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बात करें या फिर जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी बात करें। लॉकडाउन की आशंका के चलते हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। वहीं राज्य के बॉर्डर पर हो रही चेकिंग की वजह से भी यात्री कुछ कम आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान हरिद्वार आने वाले हर यात्री को कोविड-19 की 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी, और यही वजह है कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी है। जो लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं, बिना किसी रोक टोक के शहर में घूम रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क लगा रहे हैं। ऐसे में 21 तारीख को होने वाले रामनवमी स्नान को सफलतापूर्वक कराना मेला पुलिस और प्रशासन के लिए सामने चुनौती बन गया है। लॉकडाउन की आशंका का हरिद्वार में किस तरह का असर देखा जा रहा है, हर की पैड़ी से इसका जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने। इस समय देश के कई बड़े शहरों में हुए लॉकडाउन का असर हरिद्वार में दिखने लगा है। इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां अमूमन इस तरह की भीड़ हर रोज़ होती है, लेकिन आज भीड़ बहुत कम संख्या में है। लोग स्नान के लिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लग गया है। दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए पहुँचते हैं, लेकिन आज क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन के बाद यहाँ संख्या कम है और कुछ लोग जो आए हैं वो पहले से ही हरिद्वार में स्नान के लिए पहुँच गए थे, वो आ गए हैं। कल रामनवमी का भी स्नान है, उसके बावजूद भी संख्या काफ़ी कम है। और जो लोग आए हैं उनको भी देखिए आप कि वो किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को आप देख रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं, अपने स्तर से वो घूम रहे हैं। पुलिस के जवान यहाँ घूम रहे हैं, जरूर पुलों पर इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वो किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यानी कि हर की पौड़ी पर पूरी तरह से लोगों को फ्री होल्ड छोड़ दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से देश में कोरोना के तमाम केसेस बढ़ रहे हैं, नए स्ट्रेन के बाद जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ हर की पौड़ी पर हरिद्वार में जो सख्ती की जानी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है। ये बहुत गंभीर बात है कि जहाँ एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद हर की पौड़ी पर लोग बेरोक टोक घूम रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और आप देखिए किस तरह से कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि भीड़ बहुत कम है क्योंकि कल रामनवमी में है, रामनवमी का पर्व स्नान होता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। और जिस तरह से देश के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा है और दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, उसके बाद यहाँ लोगों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल जो रामनवमी का यहाँ स्नान होगा उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि प्रशासन ने रामनवमी के स्नान के लिए पूरी तरह से व्यवस्था कर दी है। सेक्टरों में मेला क्षेत्र को बांट दिया है और कोविड के नियमों को पालन के लिए अलग अलग टीमें बना दी हैं। लेकिन ये देखना भी होगा कि कल किस तरह से लोग यहाँ आते हैं और किस तरह से कोरोना के नियमों का पालन करते हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। रुड़की में कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन सख्त हुआ है। नारसन बॉर्डर पर लोगों की कोरोना की जांच जारी है। इसके साथ ही गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की भी जांच की जा रही है। अगर बॉर्डर पर ही कोई शख्स कोविड पॉजिटिव मिल रहा है तो उसे वापस भेज दिया जा रहा है। नारसन बॉर्डर पर दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की कोविड जांच की जा रही है और
RT-PCR की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस दौरान जांच केंद्र पर कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई पड़े। लगातार जो शासन द्वारा गाइडलाइंस और SOP में अपडेशंस दिए जा रहे हैं, अपडेटेड निर्देश दिए जा रहे हैं, उनके अनुपालन के लिए जो हमारी संबंधित टीम्स हैं उनसे समन्वय स्थापित करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। चेकिंग तो अभी ऑलरेडी प्रोसेस में है, आप देख ही रहे हैं, बॉर्डर पे भी आपने कवर किया है कि लगातार टीम वहाँ पर बनी हुई है और सभी वाहनों की जो चेकिंग है, थर्मल स्कैनिंग है और सैनिटाइजेशन इत्यादि की प्रक्रिया पूरी बॉर्डर चेकपोस्ट पे की जा रही है। और लॉकडाउन की आशंका के चलते हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। वहीं राज्य के बॉर्डर पर हो रही चेकिंग की वजह से यात्री कम आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान हरिद्वार आने वाले हर यात्री को कोविड-19 की 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी और यही वजह है कि श्रद्धालुओं में जो उत्साह था वो भी कम हुआ, संख्या भी कम हुई। जो लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं बिना किसी रोक टोक के शहर में घूम रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न ही मास्क लगा रहे हैं। ऐसे में 21 तारीख को होने वाले रामनवमी स्नान को सफलतापूर्वक कराना मेला और पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो आशंका है लॉकडाउन के ऐसे में हरिद्वार में किस तरह का असर देखा जा रहा है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो रामनवमी का पर्व है, बड़ी संख्या में तीर्थ स्थलों में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो स्नान करते हैं। तो फिर ये स्थिति हरिद्वार में क्या बनेगी, क्योंकि वहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच गए। हालांकि पहले की अपेक्षा कमी है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में जो मेला प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनके सामने ये बड़ी चुनौती है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए स्नान करवाया जाए। और ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि स्नान घाटों पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है दिन में या फिर सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उनसे कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। क्योंकि तमाम श्रद्धालु ऐसे देखे जा रहे हैं जो मास्क की तो छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग तक का पालन नहीं कर पा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरीके से दरकिनार है और उस स्थिति में जब हरिद्वार में भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इन बढ़ते केसेस के बीच अब चिंताएं भी बढ़ रही हैं। और चिंताएं इस बात की कि आखिर रामनवमी के मौके पर जो भीड़ जुटेगी या जुट रही है, उससे कैसे निपटेगा प्रशासन। तो लॉकडाउन की आशंका के चलते हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम जरूर है, लेकिन खतरा कम नहीं है। खतरा उतना ही है क्योंकि जो लोग 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट लेकर आ गए, वो अब नियमों का पालन बहुत अच्छे से करते नजर नहीं आ रहे। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। पंकज, जिस तरीके की चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, कल रामनवमी एक बड़ा पर्व है देश का, ऐसे में क्या तैयारी है? शाही स्नान की तरह भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा? इस बार कुछ कोविड गाइडलाइंस को पालन कराने का तरीका निकाला है प्रशासन ने? बिल्कुल, देखिए कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से कि जो गलतियां पुराने दौरान हुई है उनको फिर से ना दोहराया जाए, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर लगातार चेकिंग कर रही है। चाहे झारखंड बॉर्डर की बात करें या चिड़ियापुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर लोगों को कभी एंट्री दी जा रही है जब उनके पास कोरोना की 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट है। लेकिन कुछ ऐसी भी सूचनाएं मिली है, कुछ फर्जी तरीके से लोगों को एंट्री मिली है। जो लोग बसों से आ रहे हैं उनके पर्याप्त रूप पर चेकिंग नहीं की जा रही, क्योंकि इतनी व्यवस्था प्रशासन के पास नहीं है कि हर व्यक्ति की RT-PCR रिपोर्ट की जा सके या उसकी कोरोना जांच की जा सके। यहाँ अगर हरकी पौड़ी की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं बना दी है। पूरा मेला क्षेत्र को इस बार 23 जोन में बांटा गया है। अलग अलग चेक पोस्ट पर सभी पुलिसकर्मी अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन जिस तरह से हमने आज देखा है, बाजारों में भीड़ है। कुछ लोग जो पहले आ चुके थे, क्योंकि दिल्ली का लॉकडाउन का असर भी यहाँ नजर आ रहा है। उसके साथ अगर हम हरकी पौड़ी के आसपास की एरिया की बात करें तो बाजारों में कुछ भीड़ नजर आ रही है। यहाँ लोग इस तरह का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, एक चिंता का विषय लगातार बन रहा है। लेकिन उस हिसाब से लोग जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। हरकी पौड़ी पर लोग बेझिझक घूम रहे हैं, रोक टोक घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। और जिस तरह से बिल्कुल, तो ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और निभानी भी पड़ेगी। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। और अब बात रुड़की की करते हैं, जहां पर शहरी क्षेत्र हो या देहात क्षेत्र हो, लगातार कोरोना बढ़ रहा है। और कोरोना संक्रमण के चलते बीते सोमवार 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। एक महिला ने देहरादून निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया था, तो वहीं दूसरी महिला का हायर सेंटर में निधन हुआ था। हर रोज 250 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। CMS ने सभी से सावधानी बरतने की अपील की है। तो लगातार संक्रमण का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और विनीत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए रुड़की से। विनीत, क्या स्थिति है रुड़की की कोरोना के मामले में? हालात यहाँ भी बेकाबू हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश, जिस तरह से लगातार राज्य में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है,
वहीं तो रुड़की क्षेत्र भी इससे महफूज नहीं है, क्योंकि रुड़की में भी लगातार जो है 250 से अधिक मामले हर रोज आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें तो सोमवार को 2 महिलाओं की जो मौत भी हुई है, जो रुड़की क्षेत्र निवासी थी। तो अब जो है लगातार अस्पताल प्रबंधन भी ये भी कर रहा है कि इस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जब भी बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले और साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो पूरी तरह यही अपील अब प्रशासन भी और स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन अभी लोगों को समझना हो कि इस तरह से लगातार महामारी बढ़ रही है तो उसमें अब सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो सोमवार को 2 महिलाओं की मौत हुई थी और लगातार यहां पर भी हालात बिगड़ रहे हैं। हरिद्वार में महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान बचा है, लेकिन इस बीच एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां बीते 24 घंटे में अलग अलग अखाड़ों के 11 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इतना ही नहीं, एक संत की कोरोना के चलते मौत भी हुई। 70 साल के एक संत को आईसीयू बेड नहीं मिला, जिसके चलते उनकी जान चली गई। निरंजनी अखाड़े के 6 संत, जूना अखाड़ा के 3, आनंद अखाड़ा और बड़ा उदासीन अखाड़े के 1-1 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो कुंभ पर भी कोरोना का साया छाया हुआ है और लगातार संतों के पॉजिटिव होने के मामले सामने आ रहे हैं। हरिद्वार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार कुंभ में ड्यूटी दे रहे हर अधिकारी और कर्मचारी की कोरोना जांच होगी। इसको लेकर हरिद्वार के डीएम ने एक सर्कुलर जारी किया है। साथ ही सभी विभागों में सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस लिस्ट में अखाड़ों के सभी संतों को शामिल किया गया है और साथ ही कुंभ के दौरान कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों की भी RT-PCR जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 21 अप्रैल को रामनवमी का स्नान है। इसको लेकर जिला प्रशासन का व्यवस्था होने का दावा है। इसके लिए मेला क्षेत्र को सुपर जोन और सेक्टर में बांटा गया है। पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में मेला प्रशासन के सामने रामनवमी, देवडोलियों का स्नान, चैत्र पूर्णिमा और 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को सकुशल संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मसूरी के सरकारी अस्पताल में आईसीयू सेवा को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईसीयू का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती नहीं होने के चलते आईसीयू लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टाफ नर्स के लिए NHM के जरिए स्वीकृति ली जाए, जिससे आईसीयू में शुरू किया जा सके। वहीं ONGC के जरिए अस्पताल के उपकरण खरीदने में देरी पर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, लेकिन वहाँ पर एनेस्थेसिया नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, ज्ञानी नहीं है। तो 2 डॉक्टर अभी के आदेश आपने अभी कर दिए हैं, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक एनेस्थेसिया कब वहाँ पर पहुँच जाएगा। और अभी जो डॉक्टर्स हमारे अपॉइंट हो रहे हैं उसमें गायनेकोलॉजिस्ट जो है उसको हम वहाँ पर भेज रहे हैं। और दूसरा मैंने कहा कि हमारा जो हमने आईसीयू हमें बनाया है उसको तुरंत रन करना चाहिए। और टिहरी में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जिले में कोरोना के 412 एक्टिव केस है। कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 5006 पहुंच गया है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो टिहरी में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यहां पर कंटेनमेंट की संख्या बढ़ रही है। जिले में कोरोना के 412 एक्टिव केस हैं। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5006 पहुंच गया है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो सैनिटाइजेशन का काम भी लगातार जारी है, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं जो चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस कांस्टेबलों को करना होगा ग्रेड पे के लिए इंतजार। 2001-2002 में भर्ती हुए थे कांस्टेबल। ग्रेड पे में कटौती से करीब 3500 कांस्टेबल प्रभावित होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांस्टेबल्स को ग्रेड पे के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 2001 और 2002 में भर्ती हुई थी। ग्रेड पे में कटौती से करीब 3500 कांस्टेबल्स प्रभावित होंगे। ये कह सकता हूँ कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, शासन से मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि जवानों की समस्या को सुलझाए। सर कोविड चल रहा है, सब एक्शन नहीं टूटने देंगे ना, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बड़ी खबर देहरादून से भी। अनिल बलूनी ने केंद्रीय संचार मंत्री को चिट्ठी लिखी है। मोहंड और डाटकाली मंदिर के बीच संचार सुविधा के लिए चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि यहां पर यात्रियों को बहुत परेशानी होती है और इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है केंद्रीय संचार मंत्री से कि मोहंड और डाटकाली मंदिर के बीच संचार सुविधा बेहतर की जाए, बढ़ाई जाए, बनाई जाए। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर यात्रियों को
बहुत परेशानी होती है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें क्या क्या मांगे रखी गई हैं? और देखिए, ये 12 किलोमीटर का एक पैच है और ये NH-72A पर होता है कि जब दिल्ली से सीधा देहरादून आने का ये मुख्य मार्ग है और जैसे ही सहारनपुर के सीमा से निकलकर देहरादून की सीमा में शुरू होते हैं तो एक पहाड़ियां शुरू हुई, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ये 12 किलोमीटर का पैच है और इस पूरे पैच के भीतर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। कई बार वहाँ देखा गया है कि एक्सीडेंट हो गए लेकिन कॉल नहीं कर सकते। कई बार वहाँ देखा गया गाड़ी खराब हो गई, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। कई बार वहाँ देखा गया किसी की तबियत खराब होगी तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी को फोन नहीं कर सकते। तो ये काफी दिन से चला आ रहा है। ये यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को खासतौर पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं और जो डेली यहाँ से यात्रा करते हैं उनको बहुत समस्या होती है। इसी के लिए यहाँ से अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद हैं तो उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि ये पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि यहाँ लोगों को हर रोज फंसने के एक न एक घटना सामने आती है तो इसलिए यहाँ पर BSNL समेत तमाम निजी कंपनियों को कहा जाए कि इस पूरे क्षेत्र में कम्युनिकेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करें। जी शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो 12 किलोमीटर का पैच है जिसमें पूरी तरीके से संचार सेवाएं काम नहीं करती और लोगों को दिक्कत होती है जिनको दिल्ली से देहरादून जाना है। इस 12 किलोमीटर के शिवालिक की पहाड़ियों के क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और बड़ी खबर सल्ट से है। खाई में एक गाड़ी गिर गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हैं। गंभीर घायलों को रामनगर रेफर कर दिया गया है। राहत और बचाव काम में टीम लगी हुई है। रानीखेत रामनगर राजमार्ग पर मचोड़ के चौरा घट्टी की घटना है। दिल्ली से मासी जा रही थी ये गाड़ी लेकिन सल्ट में ये खाई में गिर गई और ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 की मौत हुई। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को रामनगर रेफर किया गया है। बेटी की शादी में लोग जा रहे थे लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को रामनगर रेफर कर दिया गया है। नैनीताल के नौकुचिया ताल क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग कर रही एक महिला और उसका पायलट अनियंत्रित होकर पेड़ पर लटक गए जिसके बाद स्थानीय लोगों और पैराग्लाइडिंग संचालकों की मदद से दोनों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। आपको बता दें कि नैनीताल का नौकुचिया ताल झील के साथ साथ वहां होने वाली एडवेंचर एक्टिविटी के लिए मशहूर है। बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पर पैराग्लाइडिंग और दूसरी एक्टिविटी का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं लेकिन उसी दौरान ये एक घटना हुई। हालांकि दोनों की जान बच गई। और बड़ी खबर बागेश्वर से है। जंगल में आग पर काबू पाने के लिए NDRF टीम पहुंची है। बैजनाथ वन रेंज फॉरेस्ट ड्रिल और वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी है। बागेश्वर जिले के जंगलों में आग पर काबू पाने पहुंची NDRF की टीम। जिले में पहुंची बैजनाथ वन रेंज फॉरेस्ट ड्रिल और वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। बागेश्वर जिले में बीते कुछ दिनों से वन रेंज जंगलों में रोजाना आग लग रही है जिसके तहत वन विभाग और राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में NDRF की विभिन्न टीमों को अलग अलग जिलों में भेजा है। वहीं DFO ने बताया कि बागेश्वर जिले के NDRF के 25 सदस्यों की टीम बागेश्वर पहुंची। इसमें 1 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर, 19 जवानों को भेजा गया है। बागेश्वर DFO ने बताया कि बागेश्वर में NDRF की 25 सदस्यों की टीम पहुंची जो वन विभाग की टीमों के साथ आग बुझाने में वन विभाग की मदद करेगी। बीते 3 दिनों से बारिश के कारण जंगल में आग लगने का मामला नहीं आया है और आगे फायर सीजन में जिले में आग की लगने की जो घटनाएं हैं उस पर NDRF और वन विभाग की टीमें आग को बुझाएंगी।